35 हम लोगों का चल रहा था, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 13 से हम लोग देखेंगे। हमने 12 देख लिया था, जो शरीर प्रमाण है ना, जो कुछ सामान्य प्रमाण है वो देख लिया था। अब हम और आगे देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग देखेंगे वृषण, ठोडी, दांत, नासापुट, कर्णमूल, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है नेत्रों का मध्य भाग, ये 2 अंगुल होता है, नेत्रों का मध्य भाग। ठीक है, सभी लोग कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे। तो ये इतना हाईलाइट कर लेंगे। फिर शिश्न हाईलाइट करेंगे। शिश्न को आचार्य सुश्रुत ने 4 अंगुल बोला है, मेढ्र को। ठीक है, मेहन को चतुर अंगुलानी मेहन। ठीक है, और वहीं आचार्य चरक और वाग्भट ने 6 अंगुल बोला है। ये डिफरेंस है, याद रखेंगे और लिख भी लेंगे साइड में। और क्या है, दृष्टि, सेकंड लाइन में दृष्टि मंडल के बीच का अंतर, ये भी 4 होता है। ठीक है, देन हाईलाइट करेंगे भग, विस्तार, शिश्न और नाभि का अंतर, नाभि और हृदय का अंतर, हृदय और ग्रीवा का अंतर, दोनों स्तनों के बीच का अंतर, ठोडी से चिन्ह से ललाट का अंतर, मुख की लंबाई एवं मणिबंध और प्रकोष्ठ का परिणाह गोलाई, ये प्रत्येक 12 अंगुल होते हैं। ये सारी चीज़ें 12 अंगुल हैं। ठीक है, तो इसमें भग जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। भग जो हमारी श्रोणी है, इंग्वाइनल रीजन है। ठीक है, फिर देखेंगे एक लाइन छोड़ के कि कोहनी से मध्यमा उंगली, कोहनी से मध्यमा उंगली के अग्र तक 24 अंगुल होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो 24 अंगुल है। ठीक है, ये पूरा। दोनों भुजाएं 32 अंगुल होती हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर से भुजाएं 32 हैं। दोनों उरु, उरु 32 अंगुल के घेरे वाले होते हैं। मणिबंध से कोहनी तक की लंबाई 16 अंगुल होती है। रिस्ट जॉइंट। ठीक है, मणिबंध से कोहनी तक की लंबाई 16 अंगुल बोली है। अब हथेली 4 अंगुल है। ठीक है, पाम, पाम जो होता है वो 4 अंगुल होता है, सभी लोग नाप भी सकते हैं, और 6 अंगुल लंबा होता है। ठीक है, विस्तार और लंबाई, चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। मैम यहाँ भी जैसे उर्दू के लिए बोला है कि 32 अंगुल है, पर ऊपर हाँ जैसे 18 अंगुल। हाँ, ये थोड़ा अलग अलग, एक ही चीज़ को अलग अलग बोल दिया। तो ये उर्दू वाला ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यही वाला पूछा जाएगा। यहाँ श्लोक में भी हाईलाइट कर लो, चौथी लाइन में चीज़ें आई हैं ये। ठीक है, सिर्फ चौथी लाइन ही आप लोगों को हाईलाइट करनी है। ऐसे जब हम एक ही आचार्य ने 2 जगह एक ही चीज़ को अलग अलग मतों से बताया है ना, तो वो चीज़ें नहीं पूछी जाती फिर। ठीक है, जैसे हम लोग गुल्म में भी पढ़ते हैं, आचार्य ने सूत्र स्थान में बोला है कि हम वमन नहीं करवाते, और सिद्धि में बोल दिया है कि वमन करवाते हैं, है ना। तो वही थोड़ा ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शंस रहेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर, है ना, फिर नहीं पूछते हैं। तो अगर आता है तो हमें दोनों ही ऑप्शंस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे हम दृष्टि की
दृष्टि का प्रमाण देखते हैं ना शालाक्य में, तो उसमें बोलते हैं कि 1/7 होता है ना। जब हम सेकंड बुक में पढ़ते हैं ना, तो उधर आता है कि कृष्ण मंडल का 1/7 होता है। और जैसे ही हम लोग सूत्र में जाते हैं ना, 35वें, इधर ही बताया हुआ है, अभी आएगा, मुझे याद आ गया, तो उधर बोले 1/9 होता है। अब दोनों ही सुश्रुत का है, तो क्या टिक करेंगे, 1/7 की 1/9। तो ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट ये जो अधिकार क्षेत्र है वो शालाक्य का है। और शालाक्य हमें जो जिसका ऑथेंटिसिटी है उसका ही टिक करना है, तो हमें 1/7 ही टिक करना है। ठीक है, कृष्ण मंडल से दृष्टि का 1/7 अंगुल प्रमाण होता है। ठीक है, क्योंकि ये शालाक्य का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें जो भी एग्जामिनर रहेगा ना, वो हमेशा उसी को रेफरेंस रख के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ सूत्र स्थान से कभी भी पंचकर्म का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमेशा पंचकर्म का जो भी पोर्शन है, जैसे हम चिकित्सा में और उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे, उधर से ही पंचकर्म के क्वेश्चंस या कुमार के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे हथेली हो गया, सिर्फ इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 32 परिणाम उरु। ये आप लोगों को श्लोक ध्यान में रखना है, चौथी लाइन का। नेक्स्ट 14th श्लोक देखेंगे। देखेंगे मुख 4 अंगुल चौड़ा, हाईलाइट करेंगे। 24 विस्तार परिणाह। ठीक है, मुख 4 अंगुल चौड़ा और ग्रीवा 20 अंगुल चारों ओर से गोल होती है। ठीक है, यहाँ ओरल कैविटी की बात हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो एग्जामिनेशन होता है, जो गुटखा और ये सब पान मसाले खाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि अगर 4 अंगुलियाँ जा रही हैं आपके मुंह में तो आप हेल्दी हैं, है ना। तो सभी ट्राई करेंगे, सभी हेल्दी है कि नहीं है ना। ऐसे 4 उंगलियाँ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी करना है सभी को। ठीक है, रोज़ हम ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह करें सुबह, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मैं क्लास के बाद जाती हूँ फिर अपना स्ट्रेचिंग और रनिंग करने, 3 किलोमीटर मैं रन करती हूँ रोज़। तो सभी को करना है ना, सोना नहीं है, और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें तो पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थकान और फिर बहुत नींद आती है, बट 15 दिन के बाद इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत अपने कमरे में ही ज़रूर हमें कम से कम 12 सूर्य नमस्कार तो लगाने ही चाहिए। हम रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। त्रिभाग अंगुल विस्तारा नासापुट मर्यादा। त्रिभाग, ठीक है, यहाँ अलग लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा अलग लिखा हुआ है। देखो, 1 अंगुल नासापुट का विस्तार होता है। ठीक है, तो ये हिंदी वाला आप लोग सर्कल कर लेंगे। ठीक है, 1/3 होता है इसका मतलब, 1/3 जो श्लोक में आया हुआ है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखें, 1/3 अगर आता है तो वो टिक कर दें, या फिर दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर 1 अंगुल आता है तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये टीका में आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं कभी, मैंने तो नहीं देखा है, बट दोनों ही चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नासापुट 1/3 और 1 अंगुल भी आया हुआ है। ठीक है, जैसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। फिर नेत्र के आयाम का 1/3 कृष्ण मंडल होता है ना। जो कॉर्नियल है, जो पूरा नेत्र गोलक है ना, उसका
1/3 कॉर्निया होता है, ठीक है, 1/3 भाग होता है। नयन त्रिभाग परिणाहा तारका, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कृष्ण मंडल का नवमांश दृष्टि मंडल होता है। जो हमारा प्यूपिल होता है ना, जहाँ से हम देखते हैं लाइट एंटर होती है, उसको हम लोग दृष्टि मंडल कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको ही हम दृष्टि मंडल कहते हैं। उसको यहाँ पे 1/9 9वां हिस्सा बोल दिया है। बट 1/7 हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग शालाक्य से इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 3rd लाइन में मनुष्य की 3rd लाइन में श्लोक में पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्णा स्त्री श्रोणी, मनुष्य की छाती के प्रमाण अनुसार विस्तीर्ण स्त्री श्रोणी होती है। मतलब जो पुरुष की छाती होगी उतने ही प्रमाण की स्त्री की कमर होगी, ठीक है। और स्त्रियों की कितनी छाती होती है? 18 अंगुल बताई गई है। इसके बराबर पुरुषों की कटी होती है। जो स्त्रियों की छाती है वो पुरुषों की कटी है, ठीक है। तो अपोजिट आया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना है ये। मतलब 24 अंगुल होती है स्त्री की श्रोणी, ये लिख लेना, 24 अंगुल स्त्री की श्रोणी होती है, ठीक है। चक्रदत्त ने टीका में बताई हुई है। विमर्श की 2nd लाइन में देखेंगे, देखो 1/7वां आंसर हमें टिक करना है। लिखा हुआ है कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारदा, ठीक है। 1/7 भाग होती है, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लंबाई की बात हुई है तो लंबाई भी हमें याद रखना है। विमर्श में देखो नीचे से 4थी लाइन 170 पेज नंबर में, यहाँ पे आया है कि सुश्रुत पुरुष की लंबाई 120 अंगुल मानते हैं। 120 उन्होंने कैसे माना हुआ है? दोनों हाथ ऊपर करवाए हैं और पंजों में खड़ा करवाया है इंसान को, और उसके बाद लंबाई नापी है, ठीक है। पर चरक, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इन सभी ने 84 अंगुल बताई है। तो ठीक है, तो इतनी कम कैसे हो गई? तो यही डिफरेंस है, मैंने बताया। उन सभी ने हाथ नीचे करके लंबाई नापी है, सामान्य खड़े होकर, ठीक है। चक्रपाणि दत्त ने सुश्रुत की भानुमति टीका में सुश्रुत के अंगुली प्रमाण को अल्प मानकर चरक आदि के साथ होने वाले विरोध का परिहार कर दिया है। दलहन आचार्य ने पाद अग्र मतलब पंजा, पाद अग्र पर खड़े हुए और ऊपर हाथ उठाए हुए पुरुष का पादाग्र से हस्त अग्र तक 120 अंगुल होता है, ठीक है। आया ना, सिंपल ही है। तो सुश्रुत का क्या है? 120, याद रखना है सभी को। ये ना एक बार नाभि और हृदय का अंतर पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 12 अंगुल आता है। नाभि और हृदय का अंतर कितना होता है, ठीक है। वैसे खुद नाप भी सकते हैं पर याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15वां श्लोक। पुरुष 25वें वर्ष और स्त्री 16 वर्ष में समान वीर्य या परिपूर्ण वीर्य हो जाते हैं, ऐसा कुशल वैद्य जान लें। पुरुष 25 और स्त्री 16 25, ठीक है, ये वीर्यवान हो जाते हैं। 18वां श्लोक देखेंगे।
ये जो लंबाई है ना, ये अष्टांग हृदय की आप लोग लिखेंगे 3.5 हाथ। साढ़े 3 हाथ अष्टांग हृदय अनुसार है। अठारहवां श्लोक देखेंगे। अब यहाँ पे हम सार की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है और इसकी टेबल भी बनानी है सभी को। ठीक है, एक चीज लिख लेंगे, ओज सार का वर्णन काश्यप ने किया है। ठीक है, तो उन्होंने 9 बताए हैं सार टोटल। 9 में 8 प्लस ओज सार लिख लेना, और बाकी सभी ने 8 बताए हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे 7 धातु प्लस सत्व। ठीक है, मैम काश्यप का क्या बोले? 8 प्लस ओज सार। ठीक है, Yes. चलो हम त्वक सार से स्टार्ट करते हैं। सत्व से आया है, सत्व से स्टार्ट करते हैं। तो सत्व सार जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं ना, जो स्मृति भक्ति प्रज्ञा, इन तीनों को सर्कल कर लेंगे। स्मृति भक्ति प्रज्ञा, शौर्यवान पवित्र रहते हैं, और शुभ कार्यों में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति होते हैं ना। शुभ कार्य जो अच्छा हो समाज के लिए, उनके लिए वही कार्य वो करते हैं, ऐसे सत्वसार होते हैं ना। बहुत अच्छे से उनकी इंटेलिजेंस पावर रहती है, बुद्धिमान रहते हैं। ठीक है, ये सत्वसार का हो गया। इसको आप लोग किसी एक कोई भी नाम से याद रखें, जैसे सत्वसार का अपने खुद के ही नाम से याद रख सकते हैं, और ऐसे कोई भी अपने फ्रेंड्स वगैरह का नाम आप लोग जो भी उसके क्वालिटीज़ मिलते हैं वैसे हम याद करेंगे तो थोड़ा और इजीली लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग शुक्र सार यहाँ उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर उल्टी धातु में चल रहे हैं। बाकी त्वक से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखो सबसे लास्ट में आया है पूर्वम प्रधानम आयु सौभाग्य आरोग्य थी। ठीक है, तो शुक्र सार हम देखते हैं। यहाँ पे शुक्र सार वाले कैसे व्यक्ति होते हैं? स्निग्ध, संभत, श्वेत, अस्थि दंत नखम, हाईलाइट कर ले, श्वेत अस्थि दंत नखम, बहुल काम प्रजा शुक्रेन। दांत, अस्थियां और नाखून ये वाइट होते हैं उनके। ठीक है, और बहुल काम प्रजा, प्रजा ज़्यादा होती है, संतान ज़्यादा है। शुक्र सार है तो संतान ज़्यादा होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मज्जा सार देखेंगे। इसमें अ हाईलाइट करेंगे, सर्कल कर लेंगे, अकृशम उत्तम बलम, और महानेत्र को हाईलाइट कर लेंगे, है ना। नेत्र से जो भी चीज़ें रिलेटेड आएंगी वो इसमें आएंगी, याद रखना है, मज्जा में आएंगी, है ना। तो मज्जा वाले क्या होते हैं? दुर्बल नहीं होते हैं, अकृशम, है ना, दुर्बल नहीं होते हैं। बल भी अच्छा रहता है, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, बलवान रहते हैं। और स्निग्ध गंभीर स्वर रहता है, और सौभाग्यो उपपन्नम, सौभाग्य लक्षणों से युक्त और बड़े नेत्रों वाले होते हैं, महानेत्रस्य। नेक्स्ट अस्थि देखेंगे। अस्थि में महाशिर इम्पॉर्टेंट है। महाशिर, सिर बड़ा होता है अस्थि सार वाले व्यक्तियों का। ठीक है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। बाकी जो भी बोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके जो मल वगैरह हैं अस्थि के, वो सारी चीज़ें दृढ़ रहती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं मेद। मेद में हाईलाइट करेंगे बृहत शरीरम, बड़ा शरीर रहता है। और आयास असहिष्णु मेदसा, परिश्रम को सहन करने में असमर्थ होते हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना, वो सीढ़ियाँ भी चलते हैं तो हाँ उनकी सांस फूल जाती है, थोड़ा सा भी काम उनको नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत जल्दी थक जाते हैं मेदस्वी लोग। तो इस टाइप से याद रखें। अगर कोई मोटा है, आपकी कोई भी फ्रेंड या फैमिली में, आप लोग किसी एक नाम से उसको डिनोट करके याद कर सकते हैं, तो वहीं वो नाम लिख लीजिए। हम कौन करता है, कौन बहुत मोटा है, कौन काम नहीं करता है, ऐसे, ठीक है। तो आयास असहिष्णु और बृहत शरीरम, महाशिर अस्थिका था, बड़ा शरीर ना, पूरा शरीर ही मोटा है मेदस में, ठीक है। और अकृशम उत्तम बलम, किस में था? मज्जा में था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मांस में हाईलाइट करेंगे गूढ़ अस्थि संधि मांसोपचित। अस्थि और संधि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि ये अस्थि का तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो जिसके शरीर में छिद्र ना हो, अस्थियां और संधियां मांस से खूब ढकी हो, तो मांसाहार अच्छा होता है ना, मसल्स अच्छी होती हैं, मांसाहार होना अच्छा बात है, ठीक है। मसल्स फैट नहीं होना चाहिए, जो ऐसे सॉफ्ट लुंजु पुंज वाली जो स्किन होती है, मसल्स अच्छे से टोन्ड है तो फिर बहुत अच्छे से शरीर सुडौल गठीला और अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो फैट ना हो बट अच्छी मसल टोन्ड हो। तो जो जिम वगैरह करते हैं वो भी मसल का ही काम है जिम में, तो ठीक है। तो यहाँ पे गूढ़ अस्थि संधि मांस उपचित, मांस उपचित तो याद रहता है, गूढ़ अस्थि संधि ध्यान रखना है अच्छे से, मसल्स इम्पैक्ट होंगी तो जो अस्थि है और संधि है वो भी अच्छे से रहेंगे ना, क्योंकि यही बेस है, इधर से ही तो अटैच होती है ना, अस्थियों से ही तो अटैच होती है हमारी मसल्स। नेक्स्ट रक्त देखेंगे, इसमें हाईलाइट करेंगे स्निग्ध ताम्र नख नयन तालु। ताम्र इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये पूरी लाइन को आप हाईलाइट कर लेंगे। पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं ये, ठीक है। एक एक वर्ड जो मैं बता रही हूँ ना, ये चीज़ें आई हुई हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग गोविंद पारेख में देखेंगे, और एग्जैक्ट यही छोटे छोटे लाइन रहती हैं एक साइड में, और एक साइड में सारे सार होते हैं, फिर मैच करना होता है, ठीक है। आप लोग लगाना फिर देखना, बहुत सारे हर दूसरे पेज में सार का क्वेश्चन होता ही है। यहाँ पे हमने रक्तसार में क्या देखा? नख, नेत्र, तालु, जीवा, ओष्ठ, पाणितल, पादतल, ये चिकने और ताम्र हो जाते हैं। स्निग्ध ताम्र होते हैं, ठीक है। ताम्र हमेशा रक्त में आएगा, याद रखना है। त्वक सार में क्या है? त्वक को हम रस से भी कोरिलेट कर सकते हैं। सुप्रसन्न मृदुत्वम ग्रोमाणम त्वक सारम, जिसकी त्वचा रोम सुप्रसन्न और मुलायम हो, ठीक है। स्किन सॉफ्ट है तो वो त्वक सार का लक्षण है। तो इसमें क्या बोला है? जो पूर्व के सार वाले मनुष्य को आयु और सौभाग्य की दृष्टि से प्रधान समझना चाहिए। मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है वो त्वक है, और जो सबसे निंदित है वो, जो सबसे श्रेष्ठ है वो सत्व है, जो सबसे निंदित है वो त्वक है। ठीक है। श्लोक नंबर 21 देखेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से बहुत इम्पॉर्टेंट है?
सत्वसार में कल्याण अभिनिवेश को भी सर्कल कर लेंगे, ठीक है। कल्याण अभिनिवेश किसके लिए कहा गया है? और श्वेत अस्थि दंत नख शुक्र के लिए कहा गया है, अस्थि का नहीं है। और अकृश उत्तम बल और स्निग्ध गंभीर स्वर ये मज्जा के लिए कहा गया है, ठीक है। अस्थि का एक चीज आप लोग लिख लेंगे चरक के अनुसार, महास्विकस्य, ये शुक्रसार में कहा गया है। महासिर हम अस्थि में पढ़ते हैं ना, और महास्विक चरक ने शुक्रसार में बोला है। महास्विक स्विक। और मेद में आयास, असहिष्णुता, स्निग्ध, मूत्र, स्वेद और स्वर। स्निग्ध रहता है सब, मेदस्वी है ना तो ज़्यादा स्निग्ध रहेगा, रुक्ष नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छिद्र गात्र, मांस में रहता है, इसको भी सर्कल कर लेंगे, अच्छिद्र गात्र। अच्छिद्र गात्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ उपद्रव पूर्व रूप है ना, और व्याधि के लक्षण छोटे छोटे से बताए गए हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए उनमें से श्लोक नंबर 21, जो प्रथम उत्पन्न हुए व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न होता है उसी के साथ मिलता है, तथा प्रथम व्याधि के मूल में ही जिसका मूल है वह औपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक व्याधि है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड हाईलाइट कर लेना, उपद्रव संज्ञ। पहला वर्ड भी हाईलाइट कर ले, पहली लाइन का पहला वर्ड औपसर्गिक। औपसर्गिक को ही उपद्रव बोला गया है, उपद्रव संज्ञ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? उसमें जो पहले उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न होता है ना, जो भी उपद्रव होते हैं वो पहले थोड़ी होते हैं, उत्तर मतलब बाद में है ना, बाद में उत्पन्न होता है, उसी के साथ मिलता है, व्याधि के साथ ही मिला हुआ रहता है उपद्रव। प्रथम व्याधि के मूल में ही जिसका मूल होता है, व्याधि के मूल में ही मूल होगा, कहीं और मूल नहीं होगा, वही अपसर्गिक या उपद्रव संज्ञक व्याधि है, ठीक है। तो ये सेम नाम है। अब प्राक केवल व्याधि, य प्रागे वोत्पन्नो व्याधिर पूर्व रूपो अनुपद्रवस्य। प्राक केवल व्याधि वह है जो प्रथम उत्पन्न होकर मतलब पूर्व रूप संज्ञक व्याधि नहीं होती तथा उपद्रव स्वरूप भी नहीं होती। प्राक केवल क्या है? ये व्याधि का लक्षण है। प्राक केवल क्या बोलते हैं? व्याधि के लक्षण को लिख लो उधर। ना तो ये पूर्व रूप है और ना तो ये उपद्रव है, तो क्या हुई? ये पहेली की तरह एक चीज पूछी गई है, ये व्याधि का लक्षण होता है, ठीक है। ना उपद्रव है ना पूर्व रूप है। फिर क्या है? अन्य लक्षण व्याधि, अन्य लक्षणों यो भविष्य द्वाधिख्याप। तो अन्य लक्षण क्या हुआ? फिर पूर्व रूप हुआ, हिंदी में पढ़ती हूँ और अच्छे से समझ आएगा। अन्य लक्षण व्याधि वह है जो भविष्य में होने वाली व्याधि की सूचना देती है, मतलब पूर्व रूप हो गया, ठीक है। तो आने वाली व्याधि, जैसे हम राजयक्ष्मा में, उन्माद में कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, कि अब समझ आ रहा है कि आने वाला है बुखार ना, ज्वर में भी हम इतनी सारे पूर्व रूप पढ़ते हैं। तो ये अन्य लक्षण क्या है? पूर्व रूप है। तो अन्य लक्षण को सर्कल कर लेना और उधर लिख लेना पूर्व रूप। ऐसा पूछा जाता है अन्य लक्षण मतलब क्या, प्राक केवल मतलब क्या, औपसर्गिक मतलब क्या, ठीक है। तो ये औपसर्गिक मतलब उपद्रव, प्राक केवल मतलब व्याधि लक्षण और अन्य लक्षण मतलब पूर्व रूप, ठीक है।
समझ आए, छोटा सा ही पॉइंट है। 22 श्लोक देखेंगे, उनमें उपद्रव युक्त व्याधि की चिकित्सा मूल व्याधि तथा उपद्रव में परस्पर विरोध न हो उस तरह से करनी चाहिए, ठीक है, अथवा बलवान उपद्रव की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है कि उपद्रव युक्त व्याधि जो है, अगर कोई व्याधि है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गए, उपद्रव आ गए, तो कैसी चिकित्सा करनी है, जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उसके अपोजिट चिकित्सा ना हो। जैसे मैंने बताती हूँ ना कि थायराइड की दवा लेते हैं तो किडनी खराब हो जाती है, तो हमें ऐसी औषधि देनी है जो दोनों के लिए सूटेबल हो ना, जो उपद्रव हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए, उपद्रव से परस्पर विरोध ना हो, ठीक है। या फिर बलवान उपद्रव की चिकित्सा प्रथम करनी चाहिए। अब थायराइड को छोड़ो, किडनी पे काम करो। और प्राक केवल मतलब जो प्रधान है, प्राक केवल जो व्याधि का लक्षण है, प्राक केवल व्याधि में यथा दोष अनुसार उसी की विशेष चिकित्सा करें। या तो प्रधान उपद्रव की चिकित्सा करें या फिर व्याधि के लक्षण की चिकित्सा करें, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा टर्म्स में जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। आया, सभी को समझ आया? समझ आया ना? सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ आदर्श चिकित्सा देखते हैं, श्लोक नंबर 27 में देखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे ये। हिंदी में देखेंगे, देखो, जो सेकंड लास्ट लाइन में, जो बढ़े हुए दोषों को शांत करे, अन्य रोग को उत्पन्न ना करे, उसी को यथार्थ क्रिया चिकित्सा कहते हैं। किंतु जो मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोग को उत्पन्न करे, वह योग्य चिकित्सा नहीं है। यही आदर्श चिकित्सा है, ठीक है। ये रेफरेंस आता है, आदर्श चिकित्सा क्या है, कहाँ आई हुई है। चरक में, चरक निदान 8 में आई है, यहाँ इधर आई है। 27 पूरा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, आज मुझे थोड़ा काम है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, मैं जो भी थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है उसकी मैं आप लोगों को सूत्र चैप्टर नंबर 35 हम लोगों का चल रहा था और हमने श्लोक नंबर 27 तक कर लिया था। 28 से आज हमें देखना है। तो यहाँ पे अब हम अग्नि के बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि 4 प्रकार की होती है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने आदर्श चिकित्सा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अग्नि के लिए सेकंड लाइन आप लोग हाईलाइट करेंगे, विषमो वातेन तीक्ष्णः पित्तेन मंदः श्लेष्मणा चतुर्थः समः सर्व साम्यादिति। मतलब इसकी आप लोग एक टेबल बनाएंगे तो मैं सारी चीज़ें और क्लियरली लिखवाऊंगी। 3 कॉलम बनाएंगे, पहला रहेगा दोष का, दूसरा रहेगा अग्नि का और तीसरा रहेगा चिकित्सा का। ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहला लिखेंगे वात, अग्नि में लिखेंगे विषम, और चिकित्सा में लिखेंगे स्निग्ध, अम्ल, लवण। ठीक है, ये तीनों चीज़ों से शमन होगा, ठीक है, वात के अपोजिट वाले गुण। पित्त में लिखेंगे तीक्ष्ण अग्नि, चिकित्सा में लिखेंगे मधुर, स्निग्ध, शीत आहार विहार, प्लस विरेचन। ये मैं श्लोक नंबर 31 से आप लोगों को बता रही हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो रेफर कर सकते हैं श्लोक, ठीक है। कंबाइंडली मैं टैबुलर फॉर्म में लिखवा रही हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कफ में मंदाग्नि। इसमें क्या आएगा? कटु, तिक्त, कषाय रस। प्लस वमन। सर्व में लिखेंगे समाग्नि, दोष में सर्व और अग्नि में सम। चिकित्सा में लिखेंगे समे परिरक्षणम कुर्वीत। पहली ही लाइन में लिखा हुआ है श्लोक का, समे परिरक्षणम कुर्वीत, है ना। बस रक्षा करनी है ना, बाहर का नहीं खाना, प्रॉपर चीज़ें समय पर खाना है, मात्रावत खाना है, तो सिर्फ उसे अलर्टली रक्षा करनी है अगर समग्नी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अत्याग्नि भी आया हुआ है, उसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, 31 श्लोक में ही कर ले। अत्याग्नि, इसमें भैंस का दूध, दही और घृत, ये चिकित्सा है, ठीक है। कर लिया सभी ने? मिला सभी को? अब श्लोक नंबर जो 21 है, ये बल भेद से अग्नि के यही 4 प्रकार बताए गए हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, बहुत ही मतलब व्यवहारिक वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे दो कुछ ज़्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसलिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग विषम अग्नि एक बार देखेंगे, मैं पढ़ देती हूँ, अगर आप लोग पढ़ लेंगे ये श्लोक। चलो मैं पढ़ देती हूँ, देखो। उनमें से जो उपर्युक्त समय पर खाए हुए अन्न को ठीक तरह से पचाती है वह समग्नि होती है, तथा यह दोषों के समान मात्रा में होने से होती है। कभी कभी ठीक पचाती हो और कभी कभी आफरा, शूल, उदावर्त, आंतों में कुंजन, प्रवाहन आदि ये सब विकार हो तो ये विषम अग्नि होती है। जो अधिक खाए हुए अन्न को भी शीघ्र पचाती हो यह तीक्ष्ण अग्नि होती है, फटाफट से पचा देगी, ठीक है। और अत्यग्नि और ज़्यादा, ठीक है, एवं अग्नि बार बार तथा अधिक खाए हुए अन्न को अत्यंत शीघ्र पचा देती है और फिर जलन उत्पन्न करती है। गला, तालु, ओष्ठ, शोष, दाह, संताप आदि उत्पन्न करती है अत्याग्नि में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो नहीं पचाती है वो मंदाग्नि है। जो थोड़े खाए हुए अन्न को भी उदर, सिर में भारीपन, कास, श्वास, प्रसेक, वमन, अंगों में थकावट, ये है तो मंदाग्नि, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, तो ये पूछी तो नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये बल भेद से हमारी 4 प्रकार की अग्नियाँ हैं। विमर्श में देखेंगे अत्याग्नि को भस्माग्नि कहते हैं। वर्धमानो भवे तीक्ष्णम, भस्म का काख्यो महानलः, इतना ज़्यादा वो खा लेता है तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा अचानक से कोई खाने लगता है, तो ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि भूत लग गए, है ना, कहीं झड़वा लो ये वो। हमारे हमारे जो हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ पे हमारे पड़ोसी को ऐसे हो गया था एक बार, जो भी इतनी सारी रोटी बनी थी, कम से कम 50-60, तो वो पूरी उन्होंने खा ली, पूरा भगोने में चावल खा लिए ना। तो वहाँ पे थोड़ा मेंटली भी होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्वास करें तो फिर सब है, नहीं करें तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो उनको फिर वहीं पे पास में एक वैद्य थे, वैद्य क्या वो तांत्रिक थे, तो तांत्रिक से उनको झड़वाया और फिर वो एक दिन में ही ठीक हो गए।
बाकी ये एक भस्माग्नि का भी हम लोग भस्माग्नि से ही हम इसको कोरिलेट करते हैं। ठीक है, वृंद माधव का श्लोक है। जब भी हम चरक पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे तीक्ष्णाग्नि को ही भस्माग्नि बोला गया है, बट भस्माग्नि का वर्णन आचार्य ने नहीं किया है चरक ने। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, वृंद माधव ने बोला है। और ये लिख लेंगे, भस्मक रोग का सर्वप्रथम वर्णन वृंद माधव ने किया है और इनका काल है 9th AD। ठीक है, यहाँ पे योग रत्नाकर ने इसको थोड़ा एलैबोरेट कर दिया है। भुक्तम क्षणात भस्म करोति यस्मात् तस्मात् भस्म संज्ञको भूत। ठीक है, भस्म करने की क्षमता जिसमें है, हर चीज़ बचाने की क्षमता। ठीक है, श्लोक नंबर 31 हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये 32 भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जाठरो भगवान अग्नि को भगवान की संज्ञा किसने दी है, कहाँ दी है ना। वायु को भी मैंने बताया था, याद है कि नहीं, है ना, बताया था ना। तो ये रेफरेंस है, वायु, काल और जठराग्नि, 3 चीज़ों को भगवान ने भगवान की संज्ञा दी है आचार्य ने। पहला आता है वायु, तो वायु को सुश्रुत निदान 1 में दिया है। फिर आता है काल, काल को ऋतुचर्या जब हम पढ़ते हैं तो उधर सुश्रुत सूत्र 5वें अध्याय में दिया है। और यहाँ पे जठराग्नि। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। 33 श्लोक देखेंगे। यहाँ अपने अपने स्थानों में रहने वाले प्राण, अपान, समान, इन 3 प्रकार की वायुओं में जठराग्नि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, प्राण अपान समानस्तु सर्वतः पवनस्त्रिभिः। तो इसमें सबसे जो श्रेष्ठ वायुओं में जठराग्नि दीप्त होती है, उससे अन्न का पाचन होता है। और जितनी अग्नियाँ होती है ना, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ हमारी जठराग्नि होती है। जैसे धातु अग्नि हो गई, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ और जठराग्नि एक तरफ। ठीक है, ये अगर जठराग्नि ठीक नहीं है तो ही रोग की प्रथम अवस्था चालू होती है, तो ही रोग की शुरुआत होती है। और ये ठीक है तो रोग अपने आप शांत हो जाते हैं, भले गंभीर से गंभीर रोग हो। ये आया हुआ है श्लोक। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 34 देखेंगे। यहाँ पे 3 अवस्थाएं बताई हुई हैं बालक की, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वय देखते हैं, इसमें है वय में बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो इसके आप लोग एक टेबल बना लेंगे तो इजी रहेगा। सॉरी। तो पहले क्या है, बाल्यम, मध्यम, वृद्ध इति। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे बाल्य 16 वर्ष, तत्र ऊन 16 वर्षा। ऊन मतलब कम होता है, 16 वर्षा बाला ते अपि त्रिविधा। फिर उसके 3 टाइप्स होते हैं बाल्यावस्था के, अगेन फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। एक तो अन्नाद, पहले शीरप, फिर मिक्सचर, शीर अन्नाद, और फिर तीसरा अन्नाद। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे जो बाल्यावस्था है वो 16 तक मानते हैं, 16 ईयर्स। मध्यम अवस्था 70 ईयर्स, और आफ्टर 70 इज वृद्धावस्था। ओके, देन बाल्या में अगेन 3 डिवाइडेशन करेंगे आप लोग टेबल में।
पहला रहेगा शीरप, शीरप पे 1 वर्ष, तेषु संवत्सरा शीरपा, संवत्सर 1 वर्ष, द्विसंवत्सर 2 वर्ष तक वो दूध भी पीता है, फिर अन्न भी थोड़ा थोड़ा खाने लगता है, ठीक है, दूध छोड़ता नहीं है, तो थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड वगैरह, दाल का पानी, ये सब हम देने लगते हैं ना, तो 2 वर्ष तक मिक्सचर चलता है ना। यहाँ 2 है और 2 ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होगा जब आप अभी पढ़ेंगे ना स्त्री रोग या स्पेशली कुमार भृत्य, तो वहाँ पे सभी ने अलग अलग वय बताए हैं, है ना, शारंगर, भाव प्रकाश, भेल, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सभी के अलग अलग वय हैं, बहुत कंफ्यूजन होगा। तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। सुश्रुत अनुसार तो ये सभी ने बाल्यावस्था ही अलग अलग बताई है, ठीक है, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 32 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा जो अन्नाद है वो क्या हो गया, 3 से 16 हो गया, है ना। ये कॉमन सेंस है। जब बाल्यावस्था 16 की है तो यहाँ लिखा तो नहीं है, बट फिर कॉमन सेंस है ना ये कि 16 तक ही होगा, 20 तक तो नहीं होगा। थर्टी 34 श्लोक देखेंगे। अब हम मध्यम अवस्था पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मध्यम कैसी रहती है, 16 से 70। अब यहाँ पे अगेन हमें फर्दर डिवाइडेशन करना है, लिख लेंगे, इजीली लिखवा देती हूँ मैं। वृद्ध यौवन संपूर्णता हानि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है सुश्रुत का। वृद्ध यौवन संपूर्णता हानि, वृद्ध, अब 16 to 17 में ही हमें डिवाइडेशन करना है ना 4 चीज़ों का। तो पहला आता है वृद्ध, वृद्ध में 16 से 20 वर्ष, फिर यौवन में लिखेंगे 20 से 30, और संपूर्णता में 30 से 40, हानि में 40 से 70, ठीक है। तो इसको जो लास्ट वाला वर्ड है ना वो आप लोग याद रखें कि 20, 30, 40, ठीक है, 40 तक याद रखना है, और बस हानि में तो जो एंड पॉइंट होगा वही आएगा, ठीक है। नितिश लिख लिया, शशि लिख लिया, ठीक है। अब वृद्धावस्था 70 है, ठीक है, मृत्यु तक, तो यही बताया हुआ है। षोडश सप्तत्योत्तरे मध्य विकल्पो, 4 विकल्प है, वृद्ध यौवन संपूर्णता हानि, विंशतिर वृद्धः, मतलब विंशति किसको बोलते हैं, 20 को बोलते हैं, ठीक है। तो जो वृद्धि है वो 20 तक होती है, फिर त्रिंशतो मतलब 30 यौवन हो गया, चत्वारिंशत् 40 सर्वधात्व इंद्रिय बल वीर संपूर्णता हो गया, ठीक है, बस इतना ही है। हानि तो फिर पता ही है, ऊर्ध्वम ईशत परिहारणीया यावत सप्तऋति, ठीक है। तो यहाँ पे हानि को बताया हुआ नहीं है, पर वो कॉमन सेंस है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को टेबल में बता दिया। तो ये जो श्लोक है ये इसमें लिख लेंगे मध्यम और 16 to 70 ईयर्स। वृद्धावस्था में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, बस 70 अबोव बोला है, सप्त तेरूर्ध्वम। श्लोक नंबर 39 देखेंगे। यहाँ पे जो अवस्थाएं हैं ना इसमें एक एक दोष प्रकोप होता है, वो दोष भी पता है, जैसे बच्चों में कफ होता है, मध्यम में पित्त होता है, वृद्ध में वायु होती है, ठीक है। ऐसे ये तो बहुत ही कॉमन है, पता ही है। फिर देखें सेकंड लाइन में हिंदी में, अग्नि कर्म, क्षार कर्म और विरेचन कर्म
बालक और वृद्ध के लिए वर्जित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 39 का फर्स्ट हाफ हाईलाइट कर लेंगे। अग्नि क्षार विरेकैस्तु बाल वृद्धो विवर्जयेत्। ठीक है, मिला मुस्कान प्रीति? ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम जो भी पंचकर्म पढ़ते हैं ना, उनकी सीमा दे रखी है कब से कब तक। ठीक है, पर ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, विरेचन कर्म बच्चों में नहीं करवाना। नेक्स्ट 41 श्लोक देखेंगे। अब यहाँ देह आते हैं। ठीक है, स्थूल कृश मध्य देह के ये 3 भेद और 15 अध्याय में और हम मतलब कहे गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाईलाइट कर लेंगे फर्स्ट हाफ 41 श्लोक का। कर्षयेत भृंगयेत चपि सदा स्थूल कृशो नरः। सर्वदा स्थूल देह का कर्षण, कृश देह का भृंगण और मध्यम देह का संरक्षण निरंतर रूप से करना चाहिए। कर्षयेत भृंगयेत चापि सदा स्थूल कृशो नरः। ठीक है, रक्षयेच मध्यस्थः कुर्वी संततम भिषक। 43 श्लोक देखेंगे। सेकंड हाफ इम्पॉर्टेंट है, रेफरेंस है कि कुछ दुर्बल मनुष्य भी बलवान होते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि जो पतले हैं वो बहुत वीक हैं, ऐसे नहीं होता। और तथा स्थूल आदमी अल्प बल वाले होते हैं। इसलिए देह की स्थिरता, दृढ़त्व और व्यायाम से वैद्य बल का तर्क अनुभव करे। जैसे कोई पेशेंट आता है ना, तो हमें परीक्षा करनी होती है, उसकी पूरी प्रकृति निकालनी होती है। तो सिर्फ हम लोग अगर हमें बल की परीक्षा करनी है तो उससे हमें व्यायाम करवाना चाहिए, तब देखना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं ना। सही तरीका तो यही है, बट ऐसे बोला है कि अगर कोई अच्छा हेल्दी मोटा ताजा है तो ऐसा नहीं है कि उसका बलवान ज़्यादा बलवान वो ज़्यादा होगा, है ना। जो पतला है वो ही बलवान हमेशा ज़्यादा रहता है, मोटा थोड़ा सुकुमार सा रहता है। ठीक है, श्लोक नंबर 45 आया हुआ है, यहाँ हाईलाइट कर लेंगे 43 श्लोक में। तस्मात् स्थिरत्व व्यायामेर बलम वैद्य प्रतर्कयेत्। ठीक है, व्यायाम से बल की कल्पना हमें करनी है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे 45। 3 चीज़ें हैं, सत्व, रज और तम। यहाँ पे सत्व गुण वाला मनुष्य स्वयं आत्मबल से आत्मा और मन को दृढ़ करके शारीरिक और मानसिक सर्व दुखों को सहता है। जो बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं हम, कई बार होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है या हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या नहीं, पर हम किसी को नहीं बताना प्रेफर करते कि कोई समझेगा नहीं और हाँ जज करेंगे, है ना। पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप सहन करते हैं कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। ठीक है, तो वो कैसे व्यक्ति होते हैं, सत्व गुण वाले होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को या कम से कम मम्मी को तो बता ही देते हैं, है ना। जो अपने आप रख ही नहीं सकते अपने जो दुख हैं अपने अंदर। तो रजोगुण मनुष्य दूसरों से सहारा मिलने पर दुख को सहन करता है। अगर वो नहीं बताएंगे तो वो पता नहीं उनको क्या हो जाए ना, तो बताते ही हैं। तीसरे होते हैं तामसी। तो तामसी मनुष्य किसी तरह से भी दुख को सहन नहीं कर पाते, फिर वो एट लास्ट सुसाइड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप से हम पढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 49 देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं वही बता रही हूँ। तो ये प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व है। ठीक है,
अब जो भूमि देश होता है 49 में देखेंगे 3 टाइप्स का देश होता है, आनूप, जांगल और साधारण। ठीक है, तो यहाँ पे दोष थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। देश के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे निदान स्थान में, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उधर छोटी छोटी चीज़ें और आती हैं। यहाँ पे आप लोग लास्ट लाइन में देख लें, कफ वात रोग भूयिष्ठम आनूपः, इतना हाईलाइट कर देंगे। कफ और वायु के रोग अधिक होते हैं आनूप देश में। आनूप में क्या होता है, सूखा होता है या पानी होता है? जांगम में सूखा होता है, आनूप में पानी होता है कि नहीं? कि उल्टा बोल रही हूँ? बताओ बताओ। मैम आनूप में पानी वाला ही होता है। तो आनूप में क्या होता है? वही जलीय ना, जलीय। हाँ, जलीय। जहाँ जल ज़्यादा रहे, है ना, सारे पेड़ पौधे रहे, रेगिस्तान वाला जंगल वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कफ और वायु के रोग अधिक होते हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है हमें। और जंगल में वात पित्त, जैसे श्लोक नंबर लिखा भी हुआ है 50 में देखेंगे, सेकेंड लाइन में बीचों बीच आया है, वात पित्त रोग भूयिष्ठम जांगलः। और आनूप में ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये जंगल को वीआईपी से याद कर सकते हैं। तो जो डेजर्ट देखने जाते हैं, मतलब हम दुबई से ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो पैसे वाला है, जिसके पास अच्छा धन है, वही जाएगा, है ना, डेजर्ट देखने। जो गरीब है वो कहाँ कहाँ से जाएगा, मार्केट तो जा नहीं पाता है। ठीक है, तो वीआईपी से याद रखेंगे। वी से वात और पित्त। ठीक है, वीआईपी लोग जंगल जाते हैं घूमने, ऐसे। आनूप आनूप में ये बहुत ख़राब है ना, हर जगह सीलन आती है, धूप नहीं आती है, और बहुत ही अच्छा नहीं लगता ना, कपड़े भी नहीं सूख पाते। तो ये बहुत ख़राब है, बहुत से वात और ख़राब से कफ, बहुत ख़राब। ठीक है, और जो लास्ट है साधारण देश, वहाँ पे तो मिश्रित लक्षण होते हैं और ये उत्तम होता है। ठीक है, उत्तम होता है, उत्तम देश होता है। ठीक है, उभय देश लक्षण साधारण, पर इसमें उत्तम लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, समा साधारणे, यहाँ सेकंड हाफ हाईलाइट करेंगे, दोषा नाम समता जंतोस्तस्मात् साधारणो मतः। जहाँ शीत वर्षा गर्मी हवा ये समान रहते हो, मनुष्य के वात आदि दोष भी समानावस्था में रहते हों। ठीक है, उसे इस कारण से समान देश माना है। तो दोषाणाम समता को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लास्ट चीज़ आती है, लास्ट देखेंगे 56 श्लोक नंबर में देखेंगे, क्रिया शंकर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्याधि शंकर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, याद है क्या किसी को? हम कहाँ पढ़ते हैं व्याधि शंकर? चरक में पढ़ा है किसी ने? चरक निदान में पढ़ा है व्याधि शंकर? नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, नाम तो सुना ही होगा, मैं मतलब नहीं पूछ रही हूँ ना, सुना हुआ सा है ना व्याधि शंकर की, बिल्कुल सब गोल। आज देखना जाके, ठीक है,
आज देखना क्या है चरक अनुसार व्याधि संकर। कौन से चैप्टर में है? ज्वर में है या अपस्मार में है? कहाँ पढ़ा है? पता है कि कहीं बीच में है? मुस्कान, श्रुति बताओ। नहीं याद है। आज देखना, ठीक है। मैंने बता दिया कि निदान में है, अब बताएंगे मुझे कहाँ है और क्या मतलब है, यहाँ देखेंगे, ठीक है। और जो भी मैं बोलती हूँ ऐसे देखने के लिए उसको रेफर किया करें, है ना, लिख ले साइड में या ऊपर, तो याद रहेगा जो भी होमवर्क वगैरह रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम ऊपर का भी थोड़ा पढ़ते हैं, नीचे का भी थोड़ा पढ़ते हैं, तो रिकॉल होती हैं चीज़ें। तो देखें, एक क्रिया वमन विरेचन में से कोई एक अथवा रस भस्म घृत तेल आसव कोई भी चिकित्सा के द्वारा गुण लाभ न होने पर उस क्रिया के वेग के शांत हो जाने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिए, किंतु दोनों क्रियाओं का सह प्रयोग का पर सांकर्य उत्पन्न ठीक नहीं होता। मतलब क्रिया मतलब क्या है? ये चिकित्सा है, ठीक है। तो ये सेकंड हाफ इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा गया है। पूर्वस्याम शांत वेगायाम न क्रिया शंकरो हितः, ठीक है। एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं या चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जो वात को भी बढ़ा रही हैं, कफ को भी बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये चिकित्सा नहीं करना है। डल्हन ने लिखेंगे थोड़ा, डल्हन 7 दिन तक प्रतीक्षा करना बताया है, ठीक है। तो क्रियाशंकर क्या है? एक ही काल में दो विरोधी चिकित्सा नहीं करना है, दो विरोधी क्रिया नहीं करना है। पूर्वस्याम शांत वेगायाम न क्रिया शंकरो हितः। यहाँ पे विमर्श देखेंगे 57 श्लोक नंबर का, देखें सेकंड लाइन। इसलिए कम से कम ऐसे रोगों में एक औषध का प्रभाव 7 दिन तक अवश्य देखना चाहिए। अगर किसी को हमने कोई औषध दी है और उसे एक दिन में फ़ायदा नहीं हुआ तो तुरंत ही स्विच नहीं करना है हमें औषध, ठीक है। कम से कम 7 दिन बाद हमें देखना है कि वेदर इट इज़ हेल्पिंग द पेशेंट और नॉट, ठीक है। तो 7 दिन मिनिमम बोला है और अष्टांग हृदय ने 10 दिन बोला है, लिख लेंगे। यस्या अपि फलं न दृश्यते सा अपि सप्तरात्र प्रति कर्तव्या, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।